दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक। आज के मेरे मेहमान हैं, ही इज़ एन एक्टर, डायरेक्टर, एक्टर ट्रेनर, मार्शल आर्ट के भी शौकीन हैं एंड ए कोरियोग्राफर, एंड ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट अरुणाचली टू बी द NSD pass out, and that is from National School of Drama, New Delhi. He has a remarkable achievement in the sense that he is the first Arunachali NSD and first assistant professor teaching at NSD New Delhi. अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उनका जन्म, उनका स्कूलिंग लिकावली शहर में हुआ है और आजकल वो अपने आप को डेडिकेट किए हुए हैं थिएटर को रीडिफाइन करने में, और जो लोगों का परसेप्शन है, लोगों का जो सोच है टुवर्ड्स ड्रामा एंड एक्टिंग, उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं रिकन नोमले जी का। रिकन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। वो 45 डेज का जो कोइंसिडेंस था, 45 डेज का जो वर्कशॉप था, उसने आपका करियर पाथ को बिल्कुल भी बदल के रख दिया। जरा उसके बारे में बताइए। थिएटर के बारे में, नाटक के बारे में हमें तो पता ही नहीं था। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ वो चलन नहीं था हमारे यहाँ थिएटर, सो कॉल जो थिएटर होते हैं कन्वेंशनल थिएटर, वो तो परफॉर्मेंसेस हमने कभी नहीं देखा था जी। सुना ज़रूर था और रामलीला देखा था जी। तो 2006 की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में वो कर रहा था, मास्टर्स कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में जी। उसी समय ये वो हुआ कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। उस समय क्या था कि हम जॉब के पीछे, गवर्नमेंट जॉब और बाकी चीज़ों के पीछे, मैं स्पोर्ट्स भी करता था लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं, करियर नहीं था उसमें। स्पोर्ट्स में भी करियर नहीं था अभी जैसे है, और बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत इंटरव्यूज़ दिया, बाकी क्या, लेकिन फेलियर ही हाथ आया। तो एक बार देखा कि उसमें ये न्यूज़पेपर में और वहाँ पे चिपकाया हुआ था ये एडवर्टाइजमेंट की 45 डेज का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ने बताया और कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। तो मैं भी सोचा कि चलो कर लेता हूँ। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वर्कशॉप इस तरह से होता है। टीचर्स, अमेजिंग टीचर्स आए थे उस जगह पे, और अच्छा क्या था मुझे लगता है उस समय, क्योंकि हम लोग समाज में क्या चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन, सब चीज़ अंदर भरा हुआ था। वर्कशॉप में वो निकलने का मौका मिला और मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको गुस्से का एक्टिंग करना होता है, आपका प्यार का इजहार करना होता है, और आप बहुत सी चीज़ों, आपके टैलेंट को आपको वो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस था बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मुझे लगा कि लोग, टीचर्स भी आए तो उन्होंने कहा कि आप व्हाई डोंट यू ज्वाइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इस तरह से तो मैंने बातचीत की उन लोगों से, क्या होता है स्कोप, क्या पॉसिबिलिटीज है, तो उन्होंने गाइड किया। उसके बाद मेरा लाइफ आई डोंट नो इसी तरह से वो करियर पाथ बिल्कुल चेंज हो गया। वो करियर पाथ बिल्कुल चेंज हो गया और ऑल टुगेदर दूसरी दुनिया में कह सकते हो मेरा जर्नी शुरू हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन ये बहुत ही अनकन्वेंशनल करियर पाथ था, नॉट ओनली अरुणाचल पर्सपेक्टिव, मतलब थिएटर एक अनकन्वेंशनल लोग मानते हैं। अब तो काफी लोग NSD पास आउट हैं, आप भी हैं, जिनको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं ये भी एक करियर पाथ है। वो उस समय लगभग कब किया आपने NSD? मैं 2007 में ज्वाइन किया था। आपने ज्वाइन किया था तो काफी साल पहले की बात है, लगभग 15 साल, लगभग 14 साल, 14-15 साल। तो 14-15 15-16 साल, हाँ 15-16 साल पहले थिएटर की बात, दैट टू अरुणाचल से, तो आप वो 45 डेज वाज एब्सोल्यूट वही एक फैक्टर था जिसने आपको झकझोर के रख दिया कि नहीं यही तो है वो फील्ड जहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, मैं फुटबॉल खेलता था और मैं कराटे, मार्शल आर्ट करता था, तो एनर्जी का रिलीज जो है वो नहीं हो रहा था। तो थिएटर में आने के बाद मुझे एनर्जी जो रिलीज करने का बहुत मौका, अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा,
बहुत ही ज़्यादा टेंशन उस समय था। तो वो रिलीफ मुझे वहाँ मिला जब उस नाटक में, और ये एहसास हुआ कि मुझे कि ओके, आप हर रोल को जी सकते हो नाटक में। तो ये एहसास हुआ मैं पुलिस ऑफिसर भी बन सकता हूँ, क्योंकि हमारे सब बीच में इम्प्रोवाइजेशन होता था। वो जिंदगी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे लगा कि मैं इसी जॉब में चला जाता हूँ, और मैं चलो चैलेंजेस बहुत था उस समय में, किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मतलब अब चैलेंज नहीं लूंगा और नहीं करूंगा तो फिर चांसेस वो नहीं है। तो इसलिए मैंने चैलेंज लिया उस समय। तो कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन से निकल के बाहर गए। कंफर्ट जोन से निकल के बाहर गए, और बाहर जाना ही था, और मुझे अच्छा भी लगता है चैलेंजेस लेना पहले से ही। ग्रेट ग्रेट। तो फिर आपने एनएसडी का जो 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है वो आपने अप्लाई किया? हाँ। 3 साल का मैंने अप्लाई किया। उसके बाद टीचर्स थे हमारे, मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, बहुत टीचर्स आए थे। जैसे कि वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज किया था वो सुख बहादुर जी है। सुख बहादुर, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और उस पर टीचर्स आए थे। झिलमिल हाजरिका मैम आई थी, रुद्रदेव चक्रवर्ती आए थे, उसके बाद विपिन कुमार जी आए थे। ये बड़े नामी ग्रामी नाम है इन लोगों। बहुत थिएटर करते हैं वो लोग आए थे। अरुणाचल में आए थे, 45 देश के, हाँ, ले आए थे। उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, उन लोगों ने मदद किया, कहा कि यू शुड कम, आपको आना चाहिए, अरुणाचल से कोई है भी नहीं, और आप बहुत अच्छे मतलब फिजिकली बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एक्टिव हो, और आप वो एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी ये देखा कि हाँ, इसमें वो टैलेंट है जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं और इसको निखारा जा सकता है। जी। जब आपने एनएसडी में अप्लाई किया और आप एक ऑफर लेटर का, एक एक्सेप्टेंस लेटर का आप इंतजार कर रहे थे, राइट? लेकिन एक फॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल लेटर आया, हाँ। फॉर्मल लेटर को ढूंढ के आप बुआ जी के घर गए थे। हाँ, बुआ जी के जी राइट, जी। लेकिन ऐसा हुआ कि बुआ जी के घर में आपको चिट्ठी नहीं मिला। हाँ। कहाँ मिला? बुआ जी के घर में चिट्ठी नहीं मिला। आप मेरे बारे में ज्यादा जानते हैं। सच में आपने अच्छा होमवर्क किया है। I will request you not to shoot the messenger. ये चिट्ठी कहाँ मिला? हाँ, मुझे आपके बुआ जी के घर में तो नहीं मिला। बुआ जी के घर में तो नहीं मिला। हाँ, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि काफी समय बीत गया है, और आई एम श्योर नो वन विल माइंड। मतलब आपके एंड पे भी कोई इस चीज को अगर आज आप खुलासा करते हैं तो माइंड नहीं करेगी। तो ये चिट्ठी आपको कहाँ मिला? आप ही मुझे बता दीजिए ना। मेरे दिमाग से सच में, मैं कह रहा हूँ, मेरा ब्रेन से ये सच में। आपके वाइफ ने वो चिट्ठी रखा हुआ था। मेरी बीवी आज भी कोसती है, मतलब मुझसे नाराज है कि उस समय जॉब करती तो तुम आज इस तरह जिस तरह भाग भाग के काम कर रहे वो नहीं होता, ज्यादा समय देते हमें। तो फैमिली का तो वही है ना, तो इस तरह का वो हमेशा मेरे लिए वो कहती है। वो तो कहने का मतलब है वो चिट्ठी आपके बीवी के पास थी। बीवी कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि इतना दूर आप मत चले, न जाए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं चाहती थी कि आप एनएसडी मत करो ना, वो चाहती थी कि इतने दूर मत जाओ। इतने दूर मत जाओ, मेरे पास ही रहो, और हाँ, बच्चे के लिए और मेरे लिए वो रहो। ये तो हर बीवी चाहती है अपना। तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से जो थोड़ा सा जो भी रिजर्वेशन रहा होगा एनएसडी को लेके, और उसके बाद आपका चले जाना, तो कहीं ना कहीं आपको ये आपने अपने आप को इतना 100% डेडिकेट किया कि यस, समवन वाज अ बिट apprehension about my going away at this juncture, जहाँ पे आपकी शादी हुई थी, शायद बच्चे आने वाले थे या बच्चे आ चुके थे, 3 साल का हो चुका था मेरा लड़का। तो कहीं ना कहीं इसने भी आपको और डेडिकेशन की तरफ धकेला कि अब तो मुझे एनएसडी सक्सेसफुली करके लौटना है। हाँ, मैं जब शादी हो जाती है, पता नहीं, मेरे बारे में मैं ये कहूँगा, तो मेरे लिए बाकी कुछ डाइवर्जन नहीं था। कोई चीज़ डिस्ट्रैक्शन का कुछ चीज़ है था ही नहीं। मुझे सिर्फ अपना काम करना था, एक्टिंग करना था, और वहाँ पे नाटक करना था। मुझे बाकी रिलेशनशिप या फैमिली या गर्लफ्रेंड ये सब चीज़ों के बारे में, मैं पहले खाता पीता भी नहीं था, मतलब दारू वारू सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं करता था। तो मैं पूरी तरह उसी पे मैं कंसंट्रेटेड हो गया, और मुझे बाकी चीज़ सोचने। और हाँ, आप जैसे कहा कि मतलब मुझे वापस जाके मेरे फैमिली के लिए मेरा इंतज़ार कर रहा है कोई, हाँ, तो ये जो है ना मुझे ज़्यादा डेडिकेटेड बनाया। मुझे पर्सनली मुझे ये फील हुआ, और आज भी मैं अगर कुछ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, तो उसमें मेरे फैमिली का, मेरे बीवी का, मेरे बच्चे का उतना
जितना मेरा वो है इसमें सक्सेस में या फिर मैं जो कर रहा हूँ उसमें ये है आज हाथ है, तो जिस भी मुकाम पे परफेक्ट, जिस भी मुकाम पे है, उसमें तो वो कहना सही है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन, देयर आर वुमेन्स। ओके, एक शोले मोमेंट आपके लाइफ में हुआ था। हाँ, जैसे कि शोले फिल्म, आप थिएटर से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, एक शोले मोमेंट आपके लाइफ में हुआ था। शोले में एक सीन था जहां अमिताभ बच्चन यानी कि जय धर्मेंद्र बीरू के लिए रिश्ता मांगने जाता है मौसी जी से, राइट? और जो वार्तालाप होता है जय और मौसी जी के बीच में, उस वार्तालाप से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि अमिताभ बच्चन रिश्ता जोड़ने गया है। ऐसा लगता है कि वो रिश्ता तोड़ने गया है, राइट? तो आपके लाइफ में भी एक ऐसा शोले मोमेंट है, आपको याद है या मुझे ये भी याद दिलाना? आप मुझे याद दिलाए, आप तो मेरे लिए ना बहुत ही सरप्राइजेस लेकर आ रहे हो। सच में आपने बढ़िया होमवर्क किया है। मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में ढूंढ रहा था, कुछ सब्जेक्ट्स जो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो, दिलचस्प हो। जनरल बात तो हम लोग करते रहेंगे, राइट? और समय इतना बीत चुका है, इतना समय बीत चुका है, आज सब अपने अपने एक पोजीशन में हैं, और उन सब चीज़ों को याद करके पब्लिक डोमेन में अगर हम लाते भी हैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। आपके और एक फैसेट्स के बारे में लोगों को पता चलता है। तो जो शोले मोमेंट ऐसा था कि आपके तरफ से आपका रिश्ता कोई जोड़ने नहीं तोड़ने गया था। अच्छा, आप बता दीजिए। घर में थोड़ा सा इशू था, घर में थोड़ा सा इशू था, जहाँ आपकी माँ परेशान थी, आप परेशान थे, मैं तो बहुत परेशान था। तो आपके ही कोई बहुत ही करीबी ये प्रस्ताव लेके प्रस्ताव बहन। अरे वाह, वो क्या था? एक्चुअली क्या है, आई होप यू डोंट माइंड। आई डोंट माइंड एट ऑल, यू नो। मेरी माँ जो है, मेरे माँ खास और पिताजी दोनों बहुत ही है जी। वो नहीं चाहते थे कि क्योंकि ताइपुदिया और गोमले में कभी शादी नहीं हुआ अभी तक। हम लोग ऐसे मेरे जो कहानी ऐसा है कि ताइपुदिया जो है उन लोगों के परदादा पूर्वज उन लोगों को हमारा जो है टाइटल गोमले गोंगो उन लोगों ने मदद किया था और कुछ लोगों को मारा था, जो सही है गलत है पता नहीं, जिसकी वजह से दोनों जो एक दूसरे के साथ दोस्ती हो गई। तो वो कहा था कि हम लोग अभी से भाई भाई है, वो नहीं करेंगे, एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। तो आई वॉज द वन हु ब्रोक इट एंड दिस इज फ्रैंकली सीधा बताऊंगा। तो उसके वजह से क्या है, तो मेरे माँ बाप कहते थे कि ये तो हो ही नहीं पाएगा कभी। ने माँ के तो इतना तक कहती थी कि मैं खुदकुशी कर दूंगी अगर तुम उस लड़की को मेरे घर लेकर आओगे। इस तरह से बातचीत हुई थी, हुआ था। लेकिन मैं थैंकफुली मेरे जो ससुर जी और सास ससुर थे वो लोग को कहानी पता था। वो लोग कहते थे कि हाँ देयर इज नो प्रॉब्लम, इट वाज जस्ट अ फ्रेंडशिप वाला फ्रेंडशिप था। हम लोग एक ही क्लान से नहीं, ताइपुदिया हमारे दूर दूर से हमारा कोई रिलेटिव नहीं, हम लोग भाई बहन नहीं, रिश्ते में एकदम दूर दूर से भाई बहन है। ऑन कैमरा में कहता हूँ रिश्ते में हमारा भाई बहन है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, नथिंग। तो कहते हैं ना पहले जो कुछ पैक बनाते हैं उससे दोस्ती हो जाती है, उस तरह से था। तो बहुत से पहले भी कहा कि बहुत से हिम्मत करता हूँ मैं और चीज़ों को ब्रेक करने में महसूस करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। तो और मेरे साथ इत्तेफाक में हो जाता है बहुत सी चीज़ें इस तरह से। तो मुझे लगता है ईश्वर भी मेरे साथ है और लोगों का प्यार है इसके वजह से भी। तो ये हुआ था। तो उसमें बहुत से लोग गए थे और क्योंकि माँ का दुख, पिताजी का दुख देखा नहीं जाता, तो मैं भी बहुत रोया। रो कर पाया मैंने प्यार। एक कमरे में आप रो रहे थे, एक कमरे में माँ रो रही थी। हाँ रो रही थी। ओके, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जी राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आप एक्टिंग पढ़ाते थे, लगभग 4 साल आपने वहाँ पे एक्टिंग आपने पढ़ाया, और अभी आप 1.5 साल 2 साल से NSD में एक्टिंग पढ़ा रहे हैं। क्या डिफरेंस है? क्योंकि अभी जैसे कि बहुत सारे बच्चे आपको देख के, यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल, और जो थिएटर का जो अरुणाचल का रंग महोत्सव चल रहा है, इससे पहले अरुणाचल का सफरनामा जो चालू हुआ है, तो काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं। तो उनको डेफिनेटली आज नहीं तो कल अगर किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना होगा तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। तो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और बाकी यूनिवर्सिटी एक तरफ,
NSD एक तरफ, क्या डिफरेंस है? जी, डिफरेंस मैं ये कहूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो थिएटर डिपार्टमेंट है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है। ओके, बेस्ट मैं कहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टीचर वाइज एंड फैसिलिटी, बाकी चीज़ें भी बहुत ही वो है। लेकिन यूनिवर्सिटी जब बोलते हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। Correct. तो उसमें जो यूनिवर्सिटी जो है, बाकी जो डिपार्टमेंट, बाकी जो डिसिप्लिन के लिए भी उनको कंसंट्रेट करना पड़ता है, फोकस करना होता है उनको भी, फन के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। और एनी अदर डिपार्टमेंट, थिएटर डिपार्टमेंट भी वही है। तो उसमें क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिव बात ये है कि उसमें बाकी लोगों के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है, फंड आपका बहुत कम है। ओके, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू NSD इज NSD अल्टीमेट। हाँ, अगर आपको थिएटर करना है, आपको सबसे पहले तो मुझे लगता है अगर आप थिएटर ही करना है, आपको एक्टिंग ही करना है, तो सीखना है, आप पहले तो आप NSD ट्राई कीजिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज द बेस्ट। ओके, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रिकेन नॉमलेजी से, जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, NSD के ग्रेजुएट हैं। काइंड ऑफ थिएटर की बात करें, व्हाट इज फिजिकल थिएटर? फिजिकल थिएटर जब बोलो, सब थिएटर तो फिजिकल ही है। जिसमें आपको शरीर तो आपका इस्तेमाल होता ही है, लेकिन फिजिकल थिएटर पर्टिकुलर अगर हम उस एम्फेसिस करके बोले तो उसमें जो आप शारीरिक जो एक्टिविटी, एक्सप्रेशन जो है आप शरीर से ज़्यादा करते हो, शरीर से और आपके बाकी बॉडी पार्ट से, नॉट ओनली विथ योर वॉइस और आपके वो से नहीं, आप फिजिकल चीज़ों से भी, आप डांस के फॉर्म पे या फिर मूवमेंट के तौर से उस तरह से आप ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, तो उसे कहते हैं फिजिकल। और फिजिकल फॉर्म थिएटर का भी बहुत अलग अलग वो है। ओके, तो फिजिकल थिएटर को लेके आप इतने उत्साहित थे कि वहाँ पे भी एक हादसा हुआ और आपने फैमिली को बताया नहीं? हाँ, एक्चुअली क्या था, फिजिकल थिएटर मैं पहले ही फिजिकली, हम लोग क्योंकि इस एरिया से हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया से, हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं और भोजा धोना और सब कुछ करना, हम फिजिकली और स्पोर्ट्स पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो फिजिकल ओरिएंटेशन मेरा ज़्यादा था। जिसकी वजह से मैं फिजिकल थिएटर में गया। और जब मैं पोलैंड में गया तो क्या हुआ, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को लगता था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा शरीर कुछ भी है, मैं भाग सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता था। एक दिन क्या हुआ, हम लोग खाना खाकर नीचे से ऊपर स्टूडियो में एक्सरसाइज कर रहा था, मैं हैंड स्टैंड कर रहा था, तो मेरा पाँव फिसल गया। फिसला नहीं, सिर्फ जस्ट ऊपर ऐसा किया, हैंड स्टैंड किया, तो हैंड स्टैंड करने के लिए नीचे लेग से फोर्स देना होता है। फोर्स दे के ऊपर जा रहा था, उसमें मेरा जो है अक्लेस टेंडन जो है ना, ये वो हो गया, स्नैप हो गया पूरा। और आपने घर में बताया नहीं? मैंने घर में नहीं बताया, क्योंकि बताऊंगा तो मुझे पता है कि वो लोग परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। पहली बार मैं रोया, घर से दूर होने का महसूस, घर से दूर होने के बाद मैं कभी नहीं रोया, मैं रोता नहीं हूँ, रोया नहीं, मैं पहली बार रोया नर्स को पकड़ के, मेरा जब ऑपरेशन हो रहा था। नर्स को पकड़ के, नर्स भी बेचारा बहुत अच्छी थी, उसने मुझे ऐसे किया, और लैंग्वेज उन लोगों का अलग, मैं उनको पकड़ के इतना रोया, मैं पहली बार, और पहली बार मैंने महसूस किया फैमिली का जो इम्पोर्टेंस ना, भाई बहन का इम्पोर्टेंस, फैमिली को मैंने मिस किया। वैसे तो मैं मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस किया उस समय, बहुत ज़्यादा रोया मैं कोशिश कर रहा था कि आंसू ना निकले, लेकिन अपने आप से निकला। स्ट्रगल डेज की बात करते हैं। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं NSD पास आउट भी हूँ, काम मेरे पास आएगा, काम चल के आएगा मेरे पास। तो ये घमंड था या खुददारी थी? एक कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस? हाँ, ये मेरा है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ हार्ड वर्किंग पे, और हाथ फैलाने पे तो मैं बिलीव ही नहीं करता। वो उससे क्या होता है, हाथ फैलाओगे तो आपका आत्मा जो है अंदर का वो मरता है। आत्मा अगर मर गया तो आर्ट नहीं कर सकते, मुझे लगता है। आत्मा अगर मर जाते हैं तो आर्ट, आप दोगला पंथी करोगे, आप किसी को की वाहवाही करने में आप लग जाओगे, तो ये मुझे वो था। लेकिन थिएटर के बारे में क्योंकि यहाँ जानते भी नहीं थे, मेरा स्ट्रगल एक अलग था।
एनएसडी ने मेरा बहुत साथ दिया। Okay. और मैं ये इसी आपके थ्रू अपॉर्चुनिटी ये लेना चाहूँगा, उसमें बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन लोगों ने बहुत साथ दिया। Okay. जैसे शुरुआत के दौर में मैं कहूँ तो ये संजय मोसिंह जी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने ही मुझे राइटिंग में, मतलब पेपर में उन्होंने मुझे वो करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें मैगजीन में भी वो छपा, इको अरुणाचल में काम करते थे वो तोंगराम रेना जी। उन लोगों ने, जो मीडिया जो फ्रेंड्स हैं ना, उन लोगों ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जी। और उसमें और एक नाम जोड़ना चाहूँगा, ये जो जरपुम गामलिन जी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट। मेरा जो नाटक होता था तो फ्रंट पेज में वो निकालते थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो जो बहुत बड़ी बात, आर्ट लवर के लिए और क्या बड़ी बात है, और इससे क्या बड़ा हो सकता है। उन बुलाते थे, जब मैं उनके पास जाता था तो वो लंबे लंबे बात करते थे, हम साथ साथ में कि तो ये है, तो वो है। बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है ना वो भी, तो इस तरह से। और हाँ, ये लोग बहुत सपोर्ट किया। और वो जो सपोर्ट का सिलसिला है अभी भी जारी है। और अभी तो ऐसा है कि आपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को इतना इम्प्रेस किया कि अरुणाचल का सफरनामा उन्होंने री-स्क्रीन का रिक्वेस्ट किया। तो ये आपको सेटिस्फेक्शन देता है, ये आपको एक प्राइड देता है कि यस, कुछ अच्छा किया है, एक सिलसिला चालू हो गया है। तो होपफुली और जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं और जो थिएटर लवर्स हैं, वो इसको और आगे लेके जाएंगे। जी। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं और काम का सराहना करते हैं तो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे जो लगता है कि ये अच्छा, लोग प्यार दे रहे हैं तो मुझे और अच्छा काम करना चाहिए और लोगों को साथ जोड़ना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि एक फिल्म करने के बाद या एक नाटक हिट करने के बाद वो प्राइड में चले जाते हैं, मैं सबसे अच्छा करता हूँ या फिर मेरे पास ये। लेकिन मेरे लिए ये ऑपोजिट होता है, मैं और ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाता हूँ क्योंकि लोग प्यार दे रहे हैं मुझे और उन लोगों के लिए करना है, ये मुझे महसूस होता है। तो उसमें मैं सच में और दोबारा से मैं बोलूँगा, जो मीडिया है बहुत ही मदद, अभी भी जैसे कि हमारे ताबा जी, ताबा अजुम जी, अभी बेंगिया ताबा जी और या अमर सांगनो जी, उन लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे और बाकी मीडिया लोग भी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार की वजह से, क्योंकि मुझे कोई जब नहीं जानता था, मुझे वो नहीं करते, प्यार नहीं करते थे, आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार किया मुझे। थैंक यू वेरी मच। राइट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिकेन नोमले जी से, जो कि एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं एंड फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, NSD पास आउट है और फर्स्ट अरुणाचली टू बी associated with NSD as a assistant professor. क्विक फायर करते हैं। हाँ, जरूर। राइट। फेवरेट डायरेक्टर, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। तिग्मांशु धूलिया, पान सिंह तोमर, अनुराग कश्यप, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अनुराग बसु, लाइफ इन अ मेट्रो। अनुराग कश्यप। ओके, क्विक फायर है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा व्हाई अनुराग कश्यप। मुझे उनका ये प्रेजेंटेशन बहुत, रोनेस बहुत पसंद है। वो जाके कल्चर में वहीं के लोगों के साथ जिस तरह से रोनेस में निकालते हैं ना फिल्मों को, मुझे बहुत पसंद है। राइट। उनका जो लोकेशंस रहता है, उनका जो प्रेजेंटेशन भी, उनके जिस तरह से फिल्मों को देखते हैं ना, वो बहुत मुझे पसंद है, बहुत ही आउट ऑफ द लीग लगता है मुझे वो। फेवरेट एक्टर, नवाज, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी। Manoj Bajpayee. He is NSD pass out. He is not NSD pass out. Okay. He used to do theater. Okay. मुझे मनोज बाजपेयी बहुत आपको मनोज जी अच्छे लगते हैं? हम बहुत अच्छे लगते हैं, एज ए पर्सन भी अच्छा लगता है। Okay. Very grounded. Okay. बहुत अच्छा। Okay. Favorite actress. Favorite actress. यहाँ मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको। Favorite actress ना, मुझे सब पसंद है। पर्टिकुलर अभी कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे आलिया भट्ट पसंद है। ओके। और कंगना भी पसंद है, कंट्रोवर्सी अगर छोड़ दे तो। लेकिन बहुत अच्छा एक्टिंग के उसमें तो मुझे पसंद है। इनफैक्ट एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर फिल्म इमरजेंसी, जो कि वो डायरेक्ट भी कर रही है और एक्ट भी कर रही है, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन। हाँ, ये बहुत खतरा होता है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं। आप जब डायरेक्ट भी करते हो, एक्ट भी करते हो, लिखते भी हो, ये बहुत ही रिस्की अफेयर है।
अगर मेरे तरफ से कंगना जी को कोई सजेशन होगा, वो मैं भी उनका फैन ही हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए। आप सिर्फ एक्ट कीजिए, आप सिर्फ एक्ट डायरेक्शन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, हमारे ऊपर और बाकी के ऊपर छोड़ दीजिए। ग्रेट ग्रेट। ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग? ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग मैं तुमसे प्यार कितना, 2 है, 2 लाइन गाइए ना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और एक है, प्लीज। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि यार जो जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं कि पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मुझे बहुत पसंद है गाना। थैंक यू, फेवरेट। बढ़िया बढ़िया। ओके, एक फिल्म आपको बनाना है। ओके, आप खान्स को लेंगे, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को लेंगे, या एनएसडी पास आउट को लेंगे? मैं एनएसडी पास आउट को एनएसडी पास आउट को लेंगे। पर्टिकुलरली कोई? पर्टिकुलरली हाँ, मैं मनोज बाजपेयी जी को लेना चाहेंगे। ओके। पर्सनली मैं और मेरी वाइफ जग्गा जासूस को भूलना चाहेंगे। हाँ, मैं आप भी भूलना चाहेंगे? हाँ, वो एक बहुत क्या कहते हैं, बुरा सपना था। लेकिन एक्सपीरियंस राइट। इनफैक्ट हम लोग बहुत रुके। इनफैक्ट वो ऐसा फिल्म था जो कि शेड्यूल तोड़ता रहा। शेड्यूल में वो 4-5 साल लग गया रिलीज होते हुए। 4-5 साल लग गया, वो टाइम से रिलीज भी नहीं हुआ। लेकिन जब हुआ तो हमें रिक एंड नॉर्मली जी कहीं दिखाई नहीं दिए। मुझे भी मैं ये किस्सा सुनाता हूँ। तब जब मैं हैदराबाद ज्वाइन कर लिया था, तब जग्गा जासूस रिलीज हो रहा है। मेरा तो लंबा रोल था, मुझे लगा। और मैंने सबको बुला लिया। हाँ, मैं अपने बीवी बच्चे सब गए और स्टूडेंट्स को भी लेके गए। मेरे फैकल्टी कोलिग्स को भी लेके गए। देखूंगे, इंतजार कर रहा है कब आ रहा है, निकल ही नहीं। मेरा बेटा कह रहा है पापा कब आएगा। हाँ, तो फिल्म जो है शुरू हुआ, खत्म होने तक दिखा ही नहीं, और सब सन्नाटा, चुप। मैं इतना शर्मिंदा, मुझे इससे ज्यादा इतना ज्यादा शर्म कभी महसूस नहीं हुआ उसमें जितना महसूस हुआ। सब लोग आए थे बेचारे, और सब लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मेरा लड़का, लेकिन वो कहा कि क्या है ये, बेकार है, कुछ निकला ही नहीं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म चली भी नहीं। और यहाँ अरुणाचल में भी सब लोग मुझे मैसेज कर रहे, कहाँ हो तुम, कहाँ हो। सब लोग देखने गए, मेरे दोस्त। हाँ, जैसे कि संजय को कहा, वो भी गया, और बहुत दोस्त है, वो लोग भी देखने गए, और कह तुम्हारे लिए गया लेकिन तुम तो दिखे नहीं, ऐसा हुआ था। राइट, कोई बात नहीं। लेकिन आपने किसी एक इंटरव्यू में, किसी एक बातचीत में आपने ये कहा था कि जग्गा जासूस के फिल्म सेट में रणवीर जी ने आपको एक्नॉलेज किया, आपको नाम से पुकारा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको भी ये पता है कि दिस गाइज आर एनएसडी पास आउट, इनको एक्टिंग आता है। भले ही मैं हीरो हूँ, लेकिन इनको एक्टिंग मुझसे ज्यादा आता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट खुशी देता है। हाँ, मुझसे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन हाँ, रेस्पेक्ट तो है एनएसडी के नाम पे। और मैं रणबीर कपूर के साथ साथ अनुराग जो बासु है ना, वो बहुत ही टैलेंटेड, एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है वो। इतना रेस्पेक्ट दिया मुझे सेट पे, और मेरे साथ मजाक भी करते। मेरा फर्स्ट टाइमर था बॉलीवुड में, लेकिन मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन तुम आ जाओ। मैं कह रहा हूँ सर, मेरा तो उधर क्लास है, मैं नहीं तुम आ जाओ, जैसे भी क्या करो बताओ, यूनिवर्सिटी में मैं फ़ोन करूँ, बीसी से बात करूँ, आपको चाहिए ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट शूट में जो है रणवीर भी लाइक बात करने लगे, और उसके साथ हंसी मजाक भी हुआ, कैटरीना भी बात करने लगे। तो एक रेस्पेक्ट तो है। अनुराग बासु के साथ अगर मौका मिला तो फिर दोबारा भी काम करना चाहूँगा। रणबीर कपूर इज़ वेरी टैलेंटेड। मुझे लगता है अभी आज फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड जो एक्टर है वो रणबीर कपूर है। बहुत ही, और जेन्युइन भी है वो। वी आर कंक्लूडिंग रिकन जी, एक ऐसा सपना जो आप यू आर ड्रीमिंग अबाउट? ऐसा सपना मेरा सपना है, मैं ऑस्कर लेना चाहता हूँ। ओके। मैं उस प्रोसेस में हूँ। और एक्टिंग में, डायरेक्शन में लेना चाहूँगा मैं। एक्टिंग तो अभी मुझे लगता है मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैं डायरेक्शन में जाऊंगा, फिल्म मेकिंग में भी मैं जाना चाह रहा हूँ।
दोनों थिएटर उसको बैलेंस करके जाना चाहता, लेकिन फिल्म में ज़्यादा बनाना नहीं चाहता। ओके 4 फिल्में बनाऊंगा लाइफ में बस। अच्छा। दैट्स इट। ओके दैट्स ओके ग्रेट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द थैंक यू बेस्ट। वेरी मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ मैसेज आज के यूथ को, हाँ कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, आज के यूथ के लिए, खासकर हमारे अरुणाचल के यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चीज़ों को देखिए, अपना जो है ना, अपना दिमाग लगाइए क्या हो रहा है सराउंडिंग में, और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप अकेले हैं, आप कुछ भी करोगे तो आप कर सकते हो, ये नहीं। आपके साथ आपके परिवार है, आपका स्टेट है, आपके फैमिली है, एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बनिए। और हाँ, आर्ट को अप्रिशिएट कीजिए और अपने दोस्तों को भी आर्ट को अप्रिशिएट करने दीजिएगा। और हाँ, नाटक देखने आइएगा, नाटक भी कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, आप थे रिकन नोमले जी। आज का ये कन्वर्सेशन लेट्स टॉक में हम यही समाप्त कर रहे हैं। आई विश रिकन जी ऑल द बेस्ट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। और हम लोग अरुणाचल में, ईटानगर में इंतज़ार करेंगे। हर साल आपका कोई ना कोई फेस्टिवल रहेगा, जिस तरह अरुणाचल रंग महोत्सव रहा, अरुणाचल का सफ़रनामा रहा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। ज़रूर। Thanks.